वेलकम टू अब्रार इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। ये फैक्ट्स जो डिवाइसेस हैं, फ्लेक्सिबल एसी ट्रांसमिशन सिस्टम डिवाइसेस, उसके सिलसिले में मैंने सीरीज शुरू की है। और उससे पहले एक मैंने वीडियो अपलोड की सबसे पहले, जिसमें कि मैंने उनका इंट्रोडक्शन तो करा दिया फ्लेक्सिबल एसी ट्रांसमिशन लाइन का। लेकिन वो कितने किस्म की होती हैं, सीरीज, शंट और थायरिस्टर कंट्रोल्ड और डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स। तो वो जो है वो सेटकॉम, ये सब आपने नाम बहुत से लोगों ने सुने होंगे। तो ये सब चीज़ें के लिए ज़रूरी है कि आपके लिए थोड़ी सी ये चीज़ समझाई जाए कि थ्योरेटिकली एक्चुअली हम क्या चाहते हैं, कैसे चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। फिर उसकी बाद डिवाइसेस को समझना बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि जब तक कि आप पूरा उसकी थ्योरी नहीं समझेंगे, यानी थ्योरी का बहुत कोई सख्त किस्म की थ्योरी नहीं है। मैं तकरीबन 10-15 लेक्चर में मुख्तलिफ स्टेबिलिटी का जब लेक्चर हुआ, जब ट्रांसमिशन लाइन के लेक्चर्स हैं, तब में आप देखेंगे कि तो हर एक में आपको ये नज़र आया कि आपको ये समझ में आया होगा ज़रूर कि एक इक्वेशन है जो कि आपको हर वक्त चाहिए। और वो इक्वेशन है P इज इक्वल टू ई एस ई आर डिवाइडेड बाई एक्स, या जेड भी कहीं लिखा मिलेगा साइन डेल्टा। यानी सब जगह आपको जो उसकी जड़ है या जो बेसिस है, पावर सिस्टम स्टेबिलिटी, जनरेटर की स्टेबिलिटी, पूरे नेटवर्क की स्टेबिलिटी, पावर स्विंग्स, डिस्टेंस रिले का ऑपरेशन, लोड, एक्टिव लोड फ्लो, रिएक्टिव लोड फ्लो बिटवीन द टू ग्रिड स्टेशन, सब स्टेशन, लाइन के ऊपर मैक्सिमम पावर फ्लो, जनरेटर मैक्सिमम पावर के कब देता है, किस एंगल पे देगा, रोटर एंगल। अगर आप देखें तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और इनका गहरा ताल्लुक है फैक्ट डिवाइसेस से, फ्लेक्सिबल एसी ट्रांसमिशन सिस्टम से। ये नाम है फैक्ट्स डिवाइसेस, इसको कहते हैं। अब मैंने ये वाली एक वीडियो आपको पार्ट 2 में आपको बता दी है, और ये फंडामेंटल थी। इसका ये कर भी पुराना हो चुका, अब तो आपको याद हो जाना चाहिए। ये कर मैं कब से आपको दिखा रहा हूँ और बता रहा हूँ, ये वाला पैराबोला। इसी तरह ये वेक्टर डायग्राम, ये भी बड़ी इम्पॉर्टेंट है, और आपको ये भी अब आ जानी चाहिए कि ई आर और ई एस के दरमियान भी रिलेशनशिप, दोनों के दरमियान का एंगल डेल्टा, ये पावर फैक्टर एंगल नहीं है। बार बार इसलिए बताता हूँ कि फिर आपको याद हो जाएगा, खुद ब खुद वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। कोई अचानक इंटरव्यू आ गया कहीं पर, तो अगर उसने पूछ लिया कि ये इक्वेशन का कोई बात आ गई ऐसी, तो आपको फ़ौरन याद आ जाएगा। तो इसलिए बार बार बताता हूँ, वरना ये नहीं कहता मैं कि आप जाके वो वाली वीडियो देखो। कि पावर फैक्टर एंगल अलग है और ये डेल्टा एंगल अलग है। इसके कई नाम है, रोटर एंगल, बस एंगल, पावर एंगल, टार्क एंगल, ट्रांसमिशन लाइन एंगल, जनरेटर एंगल, रोटर एंगल, पता नहीं कितने नाम है, 6-7 नाम है इसके। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट एंगल है। और इसको मैंने एक और भी वीडियो है, आप देख सकते हैं कि रोटर का जो मैकेनिकल एंगल है उसको इलेक्ट्रिकल डिग्रीज में, जैसे यहाँ इलेक्ट्रिकल डिग्री है, तो किस तरह कन्वर्ट करते हैं, एक फार्मूला भी दिया हुआ है। और डिफरेंट नंबर ऑफ पोल पे मैंने आपको कैलकुलेट करके भी बताया है कि अगर 2 ही पोल हों तो फिर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल डिग्री बराबर हो जाते हैं। वो सब चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, दे आर रिलेटेड टू दी फैक्ट्स। फ्लेक्सिबल एसी ट्रांसमिशन सिस्टम, FACTS, एस भी ज़रूर लगाएं, खाली फैक्ट नहीं, फैक्ट्स ही पूरा नाम होगा। और इसकी बुनियाद पे जो डिवाइसेस बनती हैं उनको कहते हैं फैक्ट्स डिवाइसेस। अब ये मैंने कल आपको समझाया था, बताया था, समझाया क्या था, बहुत क्लियर था कि ये 2 जन स्टेशन हैं, इनके दरमियान 100 एम्पियर लोड है, और ये 10 ओम यहाँ पर फ्लो, 10 ओम इसका रिएक्टेंस है लाइन का। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर एक और लाइन कनेक्ट कर दी। देखें, अब ये दूसरी डायग्राम पे आ जाए, केस 2, जहाँ पर ये पिंक स्टिकर है, इसको देखना है। ये केस यहाँ पर जो मैंने येलो करके बंद कर दिया है, इसके बाद में उस पर आऊँगा, तो इसलिए मैंने कहा आप लोगों को कंसंट्रेशन रहे ये, और ये आपको देखनी है, ये बंद है। अब ये पिंक वाला मैंने स्टिकर लगा दिया कि पिंक वाला आपको कंसंट्रेट करना है, पिंक वाले पे आज, इस पे नहीं, इस पे करना है, पिंक, केस 2। एक लाइन और लगा दी इसमें, उसका रिएक्टेंस जो है इस लाइन का वो 20 ओम्स है, 10 ओम के बजाय। पहली वाली में का जो डिज़ाइन होगा, जिस तरह होगा, वो उसका 10 ओम था, और ये मैंने एक अजम्पशन लिया है कि इसका 20 ओम्स है। अब अगर इसका 20 ओम है, ये कोई और रूट होगा ना। आपके पास 2 गए स्टेशन होते हैं, आप देखें ना वापडा NTDC में, एक लाइन जा रही है, वो पता नहीं
कहाँ से घूमती घामती जा रही है, एक लाइन डायरेक्ट जा रही है, दोनों का रिएक्टेंस फ़र्क हो जाता है ना। वो घूमती घामती क्यों जाती है, मैं ये भी आपको बता दूं कि आपको कभी अगर दो स्टेशन के दरमियान दो लाइन मिले और आपको लगे कि यार ये तो सीधी सीधी एक लाइन आ रही थी, ये दूसरी लाइन जो है ये कहीं और चली गई 30 मील 40 मील, और वहाँ से फिर वापस लौट करके इधर क्यों आ रही है, बीच में कोई स्टेशन नहीं। होता ये है कि जब आप लाइन को डालते हैं ना किसी को, तो आपके पास पूरी सिस्टम स्टडीज़ और फ्यूचर प्लान होता है। अगर एक लाइन जो है आपकी शक्कर से कहीं जा रही है लाहौर, तो ज़रूरी नहीं है कि सीधा लाहौर का वही रूट पकड़ लें जो कि आपका जो मोटरवे है उस पर लाइन डाल दें। ये हो सकता है कि आपके पास ये हो कि 5 साल या 10 साल के बाद एक स्टेशन जो है कहीं आएगा रास्ते में, मुल्तान में अंदर जा कर के बिल्कुल, या कहीं और बॉर्डर पे बिल्कुल उधर कहीं आएगा, या कहीं वेस्ट साइड पे बिल्कुल बॉर्डर पे कहीं आएगा। तो उस ट्रांसमिशन लाइन को उस तरह से घुमा देते हैं, यहाँ से सीधा लाहौर नहीं जाएंगे, तो आप देखेंगे लाइन इधर चली गई, फिर वहाँ से लौट करके वापस चली आ रही है, और वो लाइन जो थी डबल लेंथ हो गई। तो लगे यार ये क्या हुआ ये कि यहाँ पर एक स्टेशन आएगा 20 30 40 50 मील के फासले पे कभी 10 साल के बाद। तो अब लाइन को सीधी ले जाने के बजाय राइट ऑफ वे का प्रॉब्लम होता है, आबादियाँ हो जाती हैं और बहुत से मसाइल खड़े होते हैं, वक्त के साथ लैंड महंगी हो जाती है। तो पहले ही से वे लीव या राइट ऑफ वे ऐसे लेते हैं कि बहुत से स्टेशन उसमें रफ्ता रफ्ता सारी खाली उस टावर पे जाएंगे और वहाँ से एक टावर लगा करके अंदर स्टेशन में लाइन ले लेंगे। तो इसलिए मैंने आपको बता दिया ये कि ये ऐसा क्यों हो गया। मैं तो यहाँ अजम्पशन ले रहा हूँ, लेकिन अजम्पशन भी एक फैक्चुअल सिचुएशन पे बेस है। ये नहीं आप समझ लें कि ये ऐसा क्यों है। जब दो के स्टेशन के दरमियान लाइन है तो मैं उन्हीं दो टावरों के दरमियान में दो लाइनें लगा दूं, तो मैं ये क्या कह रहा हूँ कि ये 20 हो गया। तो बात ये है कि एक लाइन जो है वो हो सकता है कहीं दूर जाके वापस लौट रही है और वो कभी वहाँ पर एक और स्टेशन आएगा। ये इसकी मैंने एक और यहाँ पर रीज़न बता दिया। कभी आपको जहन में आया कि सर नहीं ये क्यों 20 ओम ले लिया, इसको 10 ओम ले सीधा सीधा, वो भी एक केस आएगा। बहरहाल जब ये देखें रिएक्टेंस का, ये आपको फार्मूला पता है कि जो लोड फ्लो होता है वो इन्वर्स ऑफ द रेजिस्टेंस रिएक्टेंस होता है, यानी जिधर कम रिएक्टेंस होता है उधर ज़्यादा, और जिधर कम ज़्यादा रिएक्टेंस है वहाँ कम। क्यों कि P इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/x है, ये इस फार्मूले से P इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/x है। तो ये मैंने आपके सामने कैलकुलेशन रख दी है। अब ये 10 ओम है, ये 20 ओम है, तो बिल्कुल आप आसान अंग्रेज़ी में आसान उर्दू में समझें कि ये इस पर 10 वाले पे 2/3 लोड होगा और जो 20 एम्पियर इस पर 1/3 होगा। जो रेशो यहाँ है 1 और ये 2 का रेशो है, तो ये 10 और 20 30 हो गया, या 1 ले इसको 2 ओम फर्क करो मैं लेता तो 3 ओम हो गया। तो 3 ओम में ये होगा कि 2/3 इस पे जाएगा, कम पे ज़्यादा करंट जाएगा, और 1/3 इस पे जाएगा जो कि 2 ओम है या 20 ओम है। उसी रेशो से डिवाइड हो गया। मैंने कैलकुलेशन आपके सामने रख दिए। ये मैंने रिएक्टेंस निकाल लिया पैरेलल लाइन का, 10 और 20 का रिएक्टेंस आपको पता है। आप कैसे निकालेंगे, 1/r इज इक्वल टू R1 1/r1 प्लस 1/r2, या 1/x1 प्लस 1/x2, और फिर उसके बाद आप उसको उसका रिएक्टेंस निकाल करके और फिर उसको उलट देंगे, सीधा कर देंगे, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। 6.6 आ गया मेरा जवाब। अब मैंने उसी रेशो से इसको कर दिया। अब देखें जो लाइन 1 है उस पर 66.7 और लाइन 2 पे अप्रॉक्सीमेटली 33.3। 100 एम्पियर लोड का डिवीजन कैसे हुआ कि जिस पे ज़्यादा था उस पर कम, और जिस पे कम इम्पीडेंस था उस पर ज़्यादा करंट फ्लो होने लगा। ये देखिए ये बेसिस बना रहा हूँ मैं कि ये फैक्ट डिवाइसेस से क्या करेंगे। फैक्ट डिवाइसेस से ये करेंगे कि आप देखिएगा कि इसी लाइन का हम इम्पीडेंस बदल देंगे विदाउट लाइन को चेंज किए हुए, विदाउट कुछ और लाइन लगाए हुए। और यही फैक्ट डिवाइसेस का फ़ायदा होता है कि आप जो है बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन लेके आते हैं कि बजाय ट्रांसमिशन लाइन, मैं तो कहता हूँ इक्वल भी कॉस्ट है अगर ट्रांसमिशन लाइन एडिशनल की, तो भी आप अगर गौर करें तो लाइन बनाने का टाइम, लाइन के लिए राइट ऑफ वे, लैंड की कॉस्ट, अगर सब चीज़ बराबर भी हो फिर भी टाइम 2 3 4 साल तो कोई बात ही नहीं है 100 मील की लाइन बनाने के लिए, टेंडर से लेकर के कंप्लीशन टेस्टिंग तक। तो इसलिए फैक्ट डिवाइसेस से आप देखेंगे किस तरह से हम जो है इसको लोड को कंट्रोल कर लेंगे। इसी तरह वोल्टेज से हम किस तरह कंट्रोल कर लेंगे, इसी तरह फ्यूल से कैसे कंट्रोल कर, रोटर एंगल से कैसे कंट्रोल करते हैं। तो ये सब चीज़ें फैक्ट डिवाइसेस के अंदर ये सब प्रोविजंस होंगे कि सारा काम हो जाएगा, यानी वोल्टेज और करंट सब इंजेक्ट हो जाएगा और आप देखेंगे कि बड़ी आसानी से। लेकिन उसके लिए ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। अगर ये चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा है ये तो फिर ये नहीं होगा।
अब देखें कि इफ़ वी रिड्यूस x2 बाई 10 ओम, मैं इसको 10 ओम कम कर दूँ इसकी भी, तो क्या होगा, लोड बराबर हो जाएगा 50-50। मैं क्या कह रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, इफ़ वी रिड्यूस x2, यानी सेकेंड लाइन जो है x2 है, सेकेंड लाइन ये x2 लिख देता हूँ, ये यहाँ नहीं लिखा तो शायद आप कहें क्या हो रहा है, ये x2 है सेकेंड लाइन, ये यहाँ पर मैं साफ लिख देता हूँ x2 को अगर मैं 10 ओम कर दूँ तो उसके बाद क्या होगा, x2 को जब 10 ओम कर दूंगा तो फिर मैंने ये बना के रखा है, ये स्टिकर को मैं हटाता हूँ। आप देखें कि जब मैं यहाँ पर ये x2 को मैंने 10 ओम कर दिया, यहाँ पर ये 10 ओम कर दिया, तो आप देखें कि ये जो इसका जो दोनों का पैरेलल में जो रिएक्टेंस आया 5 आया, और 10 से डिवाइड 5 से ज़रब, और 50-50 एम्पियर हो गया। आप देखें ना, तो क्या किया, इस x2 लाइन का मैंने इम्पीडेंस बदल के 20 से 10 कर दिया, तो आपके दोनों लाइनों पे 50-50 एम्पियर करंट हो गया, बराबर हो गया। लॉसेस भी कम हो जाएंगे, क्योंकि 66 जहाँ पर फ्लो हो रहा था वहाँ लॉसेस भी तो I2R से होंगे, जहाँ पर ये 33 है वहाँ पर कम होंगे। लेकिन अब ये 50-50 हो गया, यानी कि एक बैलेंस सिस्टम आप पर रन होने लगा। एक लाइन अगर शट डाउन कर देंगे तो दूसरी पे लोड आ ही जाएगा, वो तो यहाँ पर भी होगा। लेकिन ये मैंने तीन डायग्राम की मदद से आपको ये समझा दिया है कि आप देखें कि लाइन का रिएक्टेंस बदलने से लोड जो था वो इवन हो गया, कंट्रोल्ड हो गया, कम हो गया, ज़्यादा हो गया, बराबर हो गया, कुछ छोड़ दें, कंट्रोल तो हो गया ना। कैसे कंट्रोल हो गया, एक्स को मैंने तब्दील किया है, ये एक्स ही यहाँ सारा रोल है एक्स का, एक्स को तब्दील किया है, 10 किया है। अब क्या था, कैसे करूँगा मैं इसको ये भी हो सकता है कि मैं बंडल कंडक्टर कर दूँ, मैं एक और लाइन पैरेलल में डाल दूँ, मैं कंडक्टर का स्पेसिंग वगैरह चेंज करूँ, क्योंकि ज्योमेट्री मेन होती है रिएक्टेंस में, आप समझ रहे हैं, खाली साइज से नहीं होता। ज्योमेट्री ऑफ द कंडक्टर जो होती है ना, ज्योमेट्री ऑफ द लाइन, ज्योमेट्री ऑफ द कंडक्टर, स्पेसिंग, आपको पता है लॉग D/R, ऊपर D होता है डिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर, R नीचे रेडियस होता है, लॉग होता है, लेते हैं आप जब इंडक्टेंस निकालते हैं, जाके अपनी किताब में देखेंगे तो पता चल जाएगा। इतना मत जाएं, इतना टेंशन ना लें, नॉर्मल टेंशन ले ही ना तो बेहतर है, मज़े करें। तो आप देखें कि ये पूरा मैंने आपको समझा दिया है बैकग्राउंड के, बाय चेंजिंग द रिएक्टेंस यू कैन चेंज द लोड फ्लो, बाय चेंजिंग द रिएक्टेंस यू कैन चेंज द लोड फ्लो। अनइवन लोडिंग से नॉर्मल लोडिंग पे आ गए। अब जितना भी आप चाहें, मैं इसका 10 का 5 कर दूं, इसको भी 5 कर दूं, तो आप देखें कि और कैपेसिटी बढ़ गई। जितना भी रिएक्टेंस वो कम करेंगे, पावर जो है फ्लो की कैपेसिटी, ट्रांसमिशन लाइन की एक्टिव पावर, जब यहाँ पावर की बात हो याद रख लो, ये एक्टिव पावर का फार्मूला है। एक मेरा वीडियो लेक्चर है जिसमें एक्टिव पावर का फार्मूला भी मैंने बताया, रिएक्टिव पावर का फार्मूला भी बताया। लेकिन अभी फिर फैट के हवाले से इसके बाद जो लेक्चर आएगा उसके अंदर मैं आपको एक्टिव के बाद रिएक्टिव पावर का फार्मूला भी बताऊंगा, और उनका कर बनाऊंगा, डरने की बात नहीं होगी, वेक्टर भी बनाऊंगा, लीडिंग और ये सारे। ये मेरी मजबूरी है, मैं इसलिए बनाता हूँ कि कोई अगर अच्छा स्टूडेंट है बहुत और वो फ्रेश है तो उसको वेक्टर भी याद होते हैं, और अगर वो MS कर रहा है या PhD कर रहा है तो उसको भी ज़रूरत होती है। तो मैं उन सबको नज़र में रखते हुए अपने वीडियो लेक्चर बनाता हूँ कि ये कोई भी अगर उसको MS भी कर रहा हो तो मेरे इन लेक्चर को से वो याद कर सकता है, चीज़ों को किताबों में ढूंढना ना पड़े। तो इसके बाद वाला लेक्चर जो होगा एक्टिव और रिएक्टिव पावर का फार्मूला, उनका वेक्टर, उनका इस तरह का ग्राफ आप देखेंगे वो डिफरेंट होगा। ये P मैक्स जो है ये एक्टिव पावर है, ये फार्मूला एक्टिव पावर है, वो एक्टिव रिएक्टिव पावर नहीं है। रिएक्टिव पावर में कॉस होता है, वैसे साइन का भी होता है उसमें, लेकिन वो इक्वल करें तो आखिर में कॉस हो जाता है, वो आसान होता है। तो मैं दोनों फार्मूले आपको बताऊंगा, और जब वो भी कंप्लीट हो जाएगा तो फिर वी विल कम टू द टाइप ऑफ द फैक्ट डिवाइसेस। फिर हम टाइप पे जाएंगे, अलग अलग उनको देखेंगे कैसे होता है, क्या होता है। पहले तो हम उसको बिल्कुल इसी तरह से एक बेस आपका मैं बना रहा हूँ, और उसके बाद इंशाल्लाह आपको समझ में जब ये सारा आ जाएगा तो आपको लगेगा कि यार ये फैक्ट डिवाइसेस तो कुछ नहीं है। वही जो मैं कहता हूँ कि वो जब तक कि अंग्रेज़ी ज़बान में कोई चीज़ ना आ जाए बड़े अच्छे तरीके से, तो हम समझते ही नहीं है कि ये कोई नॉलेज है। अगर वो उर्दू में लिखा है, पंजाबी, सिंधी, पश्तो में, तो हम समझते हैं ये तो गार्बेज है। तो जब तक वो आके अंग्रेज़ ना कह दे तो हमें तो समझ में नहीं आता ना बातों को। तो कोई फैक्ट डिवाइस कोई बड़ी ऐसी चीज़ नहीं है, ये हमेशा से है। सिर्फ ये हाई स्पीड स्विचिंग ऑफ द कैपेसिटर्स इन द नेटवर्क, और वो भी ज़रा थोड़ा मुख्तलिफ तरीके से, बाई इंजेक्शन ऑफ द वोल्टेज एंड करंट इनटू द पावर सिस्टम,
एंड दस रिड्यूसिंग द रिएक्टेंस ऑफ द लाइन, इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ द लाइन। तो ये इसका है। तो मैंने कोशिश की है कि मैं इसको बड़े आसान लफ्ज़ों में बताता जाऊँ, और डरे नहीं है, कोई बहुत ही ख़तरनाक चीज़ नहीं है, बहुत ही मुश्किल चीज़ नहीं है। और लगता ही है कि बहुत मुश्किल है, किताबों में तो होती नहीं है, क्लासों में तो पढ़ाई नहीं जा रही है। लेकिन अगर आप नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, जर्मनी, मिडिल ईस्ट और कहीं पर भी जाने वाले हैं तो यकीन करें कि इनका फौरी आपका वास्ता पड़ जाएगा, और आप फिर यू डोंट हैव टू कट अ सॉरी फिगर के ये तो मैंने देखा नहीं, अरे यार ये क्या है, अरे यार ये क्या है। तो अगर फैक्ट्स लिखा होगा तो पूरी ये मजा आ जाएगी, अच्छा यार कुछ खास बात नहीं है, ये असल में एक्टिव रिएक्टिव पावर को कंट्रोल करने का एक तरीका है। जो कैपेसिटर बैंक स्विच लगाते थे वो स्लो होते थे, ये एक पावर इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड एक नया सिस्टम है। इसके बैकग्राउंड थ्योरी वही है, चाहे वो स्टैटिक कैपेसिटर हो, ये कह सकते हैं कि डायनेमिक काइंड ऑफ एक्टिविटी है, डायनेमिक कैपेसिटर। बहुत शुक्रिया।